हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर के आगे से। तो लास्ट टाइम हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने हमें ये बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं भी चार्ज है, ठीक है, तो वो एलिमेंट्री चार्ज के होल मल्टीपल में ही होगा। एलिमेंट्री चार्ज इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल फॉर द बॉडी टू बी चार्ज। किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही एक जिम्मेदार पार्टिकल है। या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा तो बॉडी पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने आपको एक रिलेशन बताया था एनी पॉसिबल चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक कॉमन सेंस है कि Q इज इक्वल टू NE, रिलेशन बिटवीन एनी चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। This is the any charge possible on the universe. N is the number of electron and E is the elementary charge, यानी कि चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो Q इज इक्वल टू NE एक बहुत ही फंडामेंटल सा फॉर्मूला है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि हाउ many electrons are transferred to a body to have a चार्ज ऑफ 3 और यूँ समझ लीजिए 5 कूलम, ठीक है। एंड ऑल्सो से समथिंग अबाउट टाइप ऑफ चार्ज। मेरी बात समझिए कि जैसे मान लीजिए इसी मार्कर को चार्ज देना है और 5 कूलम का चार्ज देना है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द बॉडी। 5 कूलम का इस पर चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं इस बॉडी को, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं इस बॉडी को तो इस पर किस टाइप का चार्ज आएगा। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ कौन सा किस टाइप का चार्ज लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं। तो इस पर जो चार्ज होगा वो -5 कूलम का हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो लेट n इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एनी चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एलिमेंट्री चार्ज। ओके, हियर द चार्ज इज गिवन एज 5 कूलम, नो प्रॉब्लम। n मालूम नहीं है, एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ द 19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ द 19, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे और जो चार्ज जनरेट होगा वो नेगेटिव टाइप का जनरेट होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके का हो गया। किसी भी चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन ऐसे ही होता है और ऐसे ही निकाला जाता है। तो लेट अस रब इट। एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी चार्जेस आर रिक्वायर्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज एक बेसिक क्वांटिटी है चार्ज की,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो वही Q इज इक्वल टू एन ही लगाएंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया, 1 कूलॉम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, तो Q इज इक्वल टू एन ही लगाएंगे। Q की जगह हम 1 रखेंगे, n का मालूम नहीं, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ द 19 रखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड विल बी 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ द 19, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय ये। अब बताइए थोड़ा सा समझ में आ रहा है, इसका पॉइंट ने एक जीरो बढ़ा दिया और यहाँ से एक जीरो हमने ले लिया ताकि हमको डिवीजन में आसानी हो जाए। दैट इज 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड यही सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जब करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की जब बात आएगी, इलेक्ट्रिक करंट की बात आएगी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस बेसिस पर। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके जाने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बेकार है मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए मैटर है, मैटर 3 सेट्स में या 3 फॉर्म में पाया जाता है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड से तो हम भली भांति परिचित हैं कि उसमें से कुछ सॉलिड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो नॉन कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। तो भाई कोई मेटल जो है वो सॉलिड में जो मेटल है उसमें कोई मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, और कोई मेटल जो होता है वो इंसुलेटर होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड में अगर हम स्पेसिफाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा मेटल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं मेटल। मेटल एक्चुअल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मैटर होता है। मैटर एक्चुअल में किससे मिलकर के बना होता है? एक कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं बच्चों? एटम से बने होते हैं। ठीक है, एटम तक हम पहुंच गए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मेटल की तो हम डायरेक्टली बात करेंगे उसके एटम्स की। ठीक है, चलिए एटम में क्या होता है? एटम में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं कुछ शेल, 1 2 3 4 एटसेट्रा, KLMN। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 18, ठीक है, और उसमें 32 होते हैं। चलिए कुछ टर्म्स हैं जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला टर्म वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल क्या होता है? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए, मुझे बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि बोर्ड हमारा काफ़ी छोटा है, लेकिन इनफ है। व्हाट इज द वैलेंस शेल? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम is known as the valence shell. Confirm? Next, valence electron लिखिएगा। electrons available in the valence shell is known as the valence electron. Third one, प्रॉपर्टी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। वाई?
because valence electron is at farthest distance from the nucleus। ठीक है, देखिएगा वैलेंस शेल मान लीजिए ये है, तो न्यूक्लियस से जो इसकी डिस्टेंस है वो अदर शेल की कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एट मोर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। अब इसको हम मिटाते हैं। कुछ प्रॉपर्टी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि बिकॉज इट is at maximum distance from न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से जिसका अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब अगर कम फोर्स से ये बंधा हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो थोड़ी कम चाहिए। तो जो चौथा पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी IE लिखते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू विड्रॉ अ इलेक्ट्रॉन from valence shell। अब अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है तो कम एनर्जी में ही वो अपने शेल को लीव कर देगा। कम एनर्जी उसको हम देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये हीट कहाँ से आती है? हमारे सराउंडिंग से आती है। ठीक है, ये हमारा एक एटम है, ये एटम की शेल है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बाहर का कुछ टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की वजह से हीट का ट्रांसफर इसमें होता है, और हीट इज द एनर्जी। उस एनर्जी को पा करके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करने लगता है, और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को क्रॉस करती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को छोड़ देता है। मेरी बात आप लोग को समझिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी को समझ लिया। तो यहाँ पे क्या है कि हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी आ रही है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ही आती है, एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में आती है, क्योंकि सराउंडिंग का कुछ ना कुछ जरूर टेम्परेचर होता है। इस सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलती है, और इस एनर्जी की वजह से इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करने लगता है, और जैसे ही वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके आयनाइजेशन एनर्जी को क्रॉस करती है, ये इलेक्ट्रॉन लीव करके कहाँ जाता है? ये इलेक्ट्रॉन है लीव करके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में घूमने लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में घूमने लगता है। ये चारों पॉइंट आपने नोट कर लिए। वैलेंस शेल समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गई। प्रॉपर्टी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस बिकॉज इट इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो लूजली बाउंडेड होगा, और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है उसको निकालने के लिए वो थोड़ी कम होगी। कम एनर्जी में ही वो अपने शेल को छोड़ करके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में घूमने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, क्लियर है, लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि एज सून इलेक्ट्रॉन leaves its shell, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल को लीव करता है, it becomes
फ्री टू मूव एंड नोन एज, क्या कहलाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने इसको लीव कर दिया और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में वो घूमने लगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो नाम है अब की बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिएगा, तो आप लोगों को वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस किसी मेटल को कंडक्टर और इंसुलेटर बनाता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के पहले जो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो इस पूरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले करके उसी सीरियल में लिख लीजिएगा आप लोग, वरना समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसको रब करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है हमें समझ में आ गया है। चलिए, तो मेटल, तो देखिए प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स अ मेटल कंडक्टर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स अ मेटल कंडक्टर। कंडक्टर की डेफिनेशन भी कहला सकती है ये, या दूसरी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं कि द मेटल हु कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी नोन एज द कंडक्टर। ठीक है, या द मैटर हु कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नोन एज द कंडक्टर। ठीक है भाई, ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंस है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स अ मेटल इंसुलेटर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स अ मेटल कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स आपको बता देते हैं, जैसे कि मेटल लाइक व्हाट? आयरन, कॉपर, सिल्वर, ऑरम, ठीक है, और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद आता है बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमारे कंडक्टर हैं। मेटल्स से अलग कुछ और चीज़ें हैं, कुछ लिक्विड हैं जो कि कंडक्टर हैं, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो लिक्विड लाइक मरकरी, ठीक है, और टैप वाटर और सी वाटर। देखिए, टैप वाटर और सी वाटर में जो कंडक्शन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है। देखिए, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक स्टार लगा दे रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वो लिखिए कि टैप वाटर और सी वाटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्री इलेक्ट्रॉन टू बी अ कंडक्टर। ठीक है, एक्चुअल में टैप वाटर और सी वाटर कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास आयंस होते हैं। आयंस कहाँ से आते हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसके आगे। ठीक है, हालांकि मैं बताना चाहता था कि टैप वाटर और सी वाटर जो है वो एक कंडक्टर है। ठीक है, स्वेट या ह्यूमन बॉडी वो भी एक कंडक्टर है, बहुत सारी चीज़ें कंडक्टर हैं। ठीक है, अगर हम इंसुलेटर की बात करें, ठीक है, तो जो प्योर वाटर है वो एक इंसुलेटर है। वुड तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेदर तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वैक्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंसुलेटर हैं। ठीक है, और कुछ इंसुलेटर में आपको जो बहुत सारे, मैंने कहा ना, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो इंसुलेटर का काम करते हैं। आप लोग थोड़ा सा खुद से कुछ मेहनत करिए और निकालिए कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कि इंसुलेटर का काम करते हैं, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कि बहुत अच्छे इंसुलेटर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, यहाँ पे तो कंडक्टर और इंसुलेटर का केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके पहले ये जो एक जहाँ पे टर्म लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको समझना बहुत ज़रूरी था, जिसको कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है,
तो ये हो गया, मिटाते हैं इसको, कुछ और आगे डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन इन सॉलिड यानी मेटल हमने देख लिया, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो कंडक्टर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर उसमें नहीं होता है तो वो इंसुलेटर है। बट लिक्विड का क्या करें, कंडक्शन इन लिक्विड की अगर हम बात कर लें, कंडक्शन इन लिक्विड, अभी अगर देखा जाए तो कंडक्शन इन सॉलिड, किस तरीके से सॉलिड में कंडक्शन होता है वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाकायदे थोड़ा टाइम लेकर के समझाएंगे। लेकिन कंडक्शन इन लिक्विड क्या है वो थोड़े छोटे में ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा, प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो प्योर वाटर जो कि इंसुलेटर है, टू मेक इट कंडक्टर, to make it conductor we have to add some salt, ठीक है। we have to add salt, एसिड और साल्ट, या फिर एसिड एंड बेस कह लीजिए, ठीक है। एसिड, बेस, साल्ट लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है। और जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ H2O प्लस एसिड, बेस और साल्ट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। प्योर वाटर तो हमारा इंसुलेटर है, लेकिन अगर उसको हमको कंडक्टर बनाने की कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें एसिड बेस या साल्ट मिला देते हैं, और इस तरीके से जो मिक्सचर बन के आता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। देखिएगा, समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं, फिर कुछ और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप उसके नीचे नीचे लिखते जाइए। वाटर प्लस साल्ट, साल्ट में हमने लिया NaCl, इसी को हम जरा इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। Na एक आयन है Na प्लस का, Cl माइनस, तो ये जो है वो है सोडियम आयन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम आयन। इस आयन का नाम है क्लोराइड आयन। आपको ये पॉजिटिव है, क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। हाउ इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड हाउ इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज, इस सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, इसलिए सोडियम पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस क्लोराइड ने इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए ये क्लोराइड आयन बन चुका है। तो अगर हम इसको एज अ चार्ज देखें, अगर हम इसको एज अ प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज देखें, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरीके का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम केमिस्ट्री में कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि जो सोडियम क्लोराइड है, यानी जो नमक है, वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का बना हुआ है। इसमें सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस का आयन है, और ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होने की वजह से इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिससे कि हम केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में ये जो आप लोग देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का आयन, इसमें तो पहले वाटर भर दिया हमने, देखिएगा इस सोडियम क्लोराइड के बीच में एक फोर्स F लग रहा था ना, तब ये इसको जकड़े हुए था, इसको बांधे हुए था। लेकिन अगर अब इसके बीच में पानी आ जाए,
मतलब सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में क्या किया, घोल दिया। जैसे ही सोडियम क्लोराइड पानी में जाता है तो इसके बीच का ये जो फोर्स है वो कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि देखिए इनके बीच में एक पानी की दीवार आ गई। किसकी दीवार आ गई है? पानी की दीवार, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कुछ कम हो जाने की वजह से जो आयनिक बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाता है, लूजन हो जाता है। जैसे ही ये लूजन होता है तो प्लस Na अलग से भागने लगते हैं इस सोल्यूशन में और Cl माइनस क्लोराइड आयन अलग से भागने लगते हैं। तो इसमें ढेर सारे Cl माइनस और Na प्लस हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन। इसमें ढेर सारे Na प्लस और Cl माइनस हैं। कंडक्टर हो गया है। कैसे चेक करेंगे? अब अगर हम इसमें 2 रॉड्स, मेटल की रॉड डाल दें और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी प्लस बन जाएगा और ये हमारा जो रॉड है माइनस बन जाएगा। तो क्लोराइड इस पर आएगा और Na प्लस माइनस की तरफ जाके इधर की तरफ भागेगा और ये जो वाटर है हमारा कंडक्टर बन गया। अगर हम इसमें एक एमीटर लगा दें तो हमें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने प्योर वाटर को जो है कंडक्टर बना दिया। कैसे बना दिया? थोड़ा सा एसिड या साल्ट या बेस हमने उसमें मिला करके हमने उसको इलेक्ट्रोलाइट बना दिया। जैसे ही उसमें साल्ट वगैरह जाता है तो उसमें आयंस जनरेट हो जाते हैं, आयंस ऐसे जनरेट होते हैं और जैसे ही हम उसमें मेटल की रॉड डालते हैं वो हमारा कंडक्टर बन जाता है। तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से लिक्विड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, सो लेट अस रब इट एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं लिख देता हूँ। 2 कॉन्सेप्ट है। कंडक्शन इन मेटल, ऐसे मेटल जो कंडक्टर है, ठीक है ना, पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है कंडक्शन इन इंसुलेटर। अब आप लोग पूछेंगे कि इंसुलेटर तो इंसुलेटर है, कंडक्टर तो है नहीं। कंडक्शन इन इंसुलेटर के तहत एक टॉपिक है ब्रेक डाउन। क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। ये देखिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में आपके कोर्स में या यूँ कह लें कि आपके टॉपिक में तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही बाद से स्टार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ही बेसिक हैं और क्लास 10th के लेवल पे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ये एक बेसिक हम लोग तैयार कर रहे हैं। केवल फार्मूला देख करके आंसर लगा देना, क्वेश्चंस लगा देना, आंसर को ला देना ही हमारा जो मोटो है वो नहीं होना चाहिए। जो हमारा मोटो है वो क्या है कि उस टॉपिक के बेस को पूरी तरीके से जान लेना, ठीक है, ताकि जितनी भी जो टफ चीज़ें हैं आगे आएंगी वो हम आसानी से समझ सकें। और क्या नहीं करना है? रटना नहीं है। ये जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, कंडक्शन इन मेटल और कंडक्शन इन इंसुलेटर या ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। तीसरा चीज़ है सेमीकंडक्टर क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम लेंगे। चौथा चीज़ है सुपर कंडक्टर क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेंगे, ठीक है। और 5 चीज़ है कंडक्शन इन गैसेस, कंडक्शन इन गैसेस। इतनी टॉपिक जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस लेक्चर को पूरा देखें और नोट्स बनाएं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपका कोई लेक्चर छूटे ना। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब होंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप तक लेकर के आएंगे। अभी हमें केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी निकालने हैं, तो वो सब तभी पॉसिबल है जब आप इस चैनल को सक्सेस की तरफ ले चलेंगे। कैसे ले चलेंगे? आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कंटेंट को और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे मेरे प्यारे बच्चों। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।